इंडी अलायंस जो भारत में बना अभी कुछ दिनों पहले राजनीति में, वो भी इसी तरह एक स्ट्रेटेजी प्लान सिंपल सा था। एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जाए जिससे भाजपा को 100 या 125 सीटों का इंडी अलायंस जमीन पर आ गिरा। अप्रैल 1984 सर्दियों में कैप्टन संजय कुलकर्णी और उनके एक जेसीओ एक चीता हेलीकॉप्टर से सियाचिन के बिला फोंडला पर कूदे और इसी के साथ भारत का सियाचिन के ऊपर कब्जा हो गया। फास्ट फॉरवर्ड 1999, 1984 में पाकिस्तानी साइड के जो ब्रिगेड कमांडर थे उस समय सियाचिन एरिया के, वो अब 1998 में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके थे, जिन्होंने 1999 में चुनी हुई सरकार को बाहर किया और खुद को राष्ट्रपति बना लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, नाम था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उनके एक और काम के लिए याद किया जाता है, वो था करगिल युद्ध के लिए। करगिल में जैसा कि हमेशा से होता आया था, सर्दियों में भारतीय फौज ऊंचे पहाड़ों पे अपनी जो चौकियाँ थीं उनसे नीचे उतर आया करती थी और सर्दियों बाद वो फिर वहाँ जाकर बैठ जाया करती थी। लेकिन 1998 की सर्दियों में जब भारतीय फौज नीचे आई तो पाकिस्तानी फौज ने उनकी चौकियों पर कब्जा कर लिया और ये जाकर मई 1999 में दुनिया के सामने आया और भारत पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया था। हम सब लोगों को अपनी ज़िंदगी का पहला युद्ध शायद वही याद हो, ज़्यादातर लोगों को, और टीवी ने, न्यूज़ ने उसको हम सबके घर पे ला दिया था। इस ऑपरेशन को परवेज़ मुशर्रफ का एक मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी लेकिन टैक्टिकली फेलियर कहा जाता है, सिर्फ भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी, क्योंकि ये जो प्लान था ये तकरीबन 1993-94 से बन के रखा हुआ था। लेकिन उस समय भी जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। जब परवेज़ मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया और बाकी तो एज दे से इट इज़ अ हिस्ट्री। जिस तरह से पाकिस्तान की किरकिरी हुई, जिस तरह से उनकी बहुत बुरी हार हुई, वो सारी दुनिया जानती है। इंडी अलायंस जो भारत में बना अभी कुछ दिनों पहले राजनीति में, वो भी इसी तरह एक स्ट्रैटेजिकल मूव था। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए और फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई, उसके बाद से लगातार 2022 से वो इस जुगत में लगे रहे कि सारे विपक्षी दलों को एक किया जाए और सारे विपक्षी दलों को एक करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कैंडिडेट हर एक सीट पर उतारा जाए। और उनका स्ट्रेटेजी कंप्लीटली ये थी कि पूर्वी भारत के और दक्षिण पूर्वी भारत के, यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, इन सब की 100 सीटों पर एक ज्वाइंट कैंडिडेट विपक्ष का हो और इन 100 सीटों पर अगर भाजपा को डेंट कर लिया जाए तो भाजपा की कुल टैली 200 के अराउंड आ जाएगी और 200 के अराउंड भाजपा की टैली आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज के डेट में एकदम बहुत स्ट्रांग सरकार लग रही है, उसको कहीं ना कहीं या तो उसको एनडीए बनाना होगा और एनडीए बनाने के बाद वो काफ़ी मजबूर हो जाएगी या फिर शायद वो सरकार में ही ना रह पाए। ये एक स्ट्रेटेजिकली बहुत मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन इसमें टैक्टिकल्स बहुत सारे ब्लंडर्स थे और इन्हीं टैक्टिकल्स बातों की वजह से ये इंडी अलायंस कहीं ना कहीं फेल हो गया। प्लान सिंपल सा था कि उड़ीसा, तेलंगाना, बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को मिलाकर एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जाए जिससे भाजपा को 100 या 125 सीटों का नुकसान हो और इन 100-125 सीटों के नुकसान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ जाएगी, उनको अकेले मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और उनको फिर कंट्रोल किया जा सकता है या उनको सरकार में आने से रोका जा सकता है। इसमें महाराष्ट्र भी एक बहुत प्रमुख हिस्सा था क्योंकि वहाँ की 43 सीटों में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को मिलाकर एक गठबंधन बनाने की तैयारी थी। लेकिन इसके उलट हुआ कुछ ऐसा कि अब इंडिया अलायंस एक इतिहास बन चुका है, बस उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। आपको मैं बता दूं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटें खुद की और 6 सीटें एलजेपी की थी। पश्चिम बंगाल में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी 42 सीट्स में, और 43 सीट्स जो महाराष्ट्र में हैं उनमें से 23 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास और एक सीट इंडिपेंडेंट जो नवनीत राणा जी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट करती हैं, तो 24 सीटें महाराष्ट्र में हैं। और उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को साथ लेकर और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन बनाकर जीते जाने का इसमें पूरा प्लान था। ये जो इंडिया अलायंस टूटा, इसकी फॉर्मली शुरुआत ये माना जाता है
कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब इंडी अलायंस को छोड़ा और इंडी अलायंस को छोड़ के बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर फिर से एक गठबंधन वाली सरकार बना ली, इसको इंडी अलायंस के खात्मे का एक फॉर्मल पॉइंट माना जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में आदरणीय ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया कि वो कभी लेफ्ट पार्टियों के साथ जो इंडिया अलायंस में उनके साथ थी कोई अलायंस नहीं बनाएंगी पश्चिम बंगाल में, और साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी सिर्फ 42 में से 2 सीटों का ऑफर दिया। तो एक तरह से पश्चिम बंगाल में भी ये इंडिया अलायंस लगभग खत्म हो चुका था। और सेम उसी समय पर पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने ये कहा कि पंजाब में कोई इंडिया अलायंस नहीं रहेगा, पंजाब में सारी सीटें आम आदमी पार्टी खुद से लड़ेंगी, लेकिन दिल्ली में अलायंस हो सकता है और उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ेगी। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी था। समाजवादी पार्टी ने फिर इसमें एक और नेल इन द कॉफिन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें दी, राष्ट्रीय लोकदल जो चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी है, जिसको अब उनके पुत्र चौधरी जयंत सिंह जी चलाते हैं, 7 सीटें उनको भी दे दी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीट देने का मतलब है कि रायबरेली और अमेठी की 2 सीटों को मिलाकर कुल 9 ही अतिरिक्त सीटें देना, जिसको कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो कुल मिलाकर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया इन सारे इंडिया अलायंस के अंदर, और उसके बाद नीतीश कुमार जी के हट जाने से वो इंडिया अलायंस लगभग बिखर ही गया। अब सिर्फ उसकी फॉर्मल एक अनाउंसमेंट बाकी है। हालांकि ये इंडिया अलायंस का बिखराव उनकी जो सेकेंड मीटिंग बेंगलोर में हुई थी और थर्ड मीटिंग मुंबई में हुई थी, उसी से लगभग ये इट वाज इन ब्रूइंग, जिसमें कि लगभग ये तय हो गया था कि इंडिया अलायंस का कोई भविष्य नहीं है। और दिल्ली में जब उनकी चौथी बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला निकल के नहीं आया, कोई कन्वेनर निकल के नहीं आया, कोई एक चेहरा निकल के नहीं आया, तो ये लगभग तय हो गया था कि इन लोगों का कोई आगे का प्लान नहीं है, इनकी कोई रणनीति नहीं है। और आखिरकार नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से निकल कर आए। आदरणीय ममता बनर्जी जी ने वन साइडेड अनाउंसमेंट कर दिया, समाजवादी पार्टी ने वन साइडेड अनाउंसमेंट कर दिया, आम आदमी पार्टी ने वन साइडेड अनाउंसमेंट कर दिया, और इस तरह लगभग सारा का सारा इंडिया अलायंस जमीन पर आ गिरा। इसमें एक आस्पेक्ट महाराष्ट्र का भी है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शिवसेना के जो ज़्यादातर विधायक और ज़्यादातर सांसद हैं, वो अब शिवसेना के उद्धव गुट से, उद्धव फैक्शन से टूटकर शिंदे, जो आज के डेट में उनके मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ हैं, और असल शिवसेना शिंदे वाली शिवसेना मानी जा रही है। उसी तरह एनसीपी में भी टूट हो चुकी है, और आदरणीय शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार अपने पार्टी का बड़ा फैक्शन लेके और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके साथ सरकार में हिस्सा बन चुके हैं। तो महाराष्ट्र में भी ये कोई बहुत बड़ा एक टैक्टिकल आस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला था, लेकिन आज के भी डेट में महाराष्ट्र में ये फॉर्मली अनाउंस नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में ये फॉर्मली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन न उत्तर प्रदेश के सीटों पे कोई बात हो रही है, न महाराष्ट्र के कोई सीटों पे बात हो रही है। इसके रीजंस में हम अगर जाएं तो जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक रीजन आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या थी, शायद इसका तात्कालिक रीजन जो ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस बिखर गया है, इसका यही है कि जब देश भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां कर रहा था, और इंडिया अलायंस जब ये तैयारी कर रहा था कि हम लोग अब सीट बंटवारे पे फाइनल आएंगे, और क्योंकि अगले 3 महीने में चुनाव है, तो आदरणीय राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लग गए। और ये उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत, मणिपुर से शुरू होकर गुजरात तक जाने वाली थी। और इसके अंतर्गत जो स्टेट्स वो टच कर रहे थे, वो सारे के सारे स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, जो अपने स्टेट में स्ट्रॉन्ग हैं, और वो सारे के सारे कांग्रेस को किसी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा आप लोगों ने देखा, पश्चिम बंगाल में घुसते राहुल गांधी की यात्रा के घुसते के साथ ही आदरणीय ममता बनर्जी बहुत तेज़ से गुस्सा हो गई, और उन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस को 2 सीटें देंगे और लेफ्ट के साथ तो कोई समझौता ही नहीं करेंगे। और उसके बाद वो झारखंड में आने वाली थी। झारखंड में स्थिति ये हो गई कि वहाँ के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा, वो बिहार में भी आए, बिहार में भी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश गए, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वन साइडेड अपना डिक्लेयर कर चुकी है। उन्होंने 14 सीटों पर तो अपने कैंडिडेट्स तक डिक्लेयर कर दिए हैं। तो ये एक कंप्लीटली ब्लंडर था। सिर्फ ये यात्रा ही ब्लंडर नहीं थी इंडिया अलायंस के लिए, ये एक ऑन पेपर, जैसे मैंने आपको करगिल युद्ध के बारे में बताया, स्ट्रैटेजिकली ये बहुत मास्टर स्ट्रोक दिख रहा था, लेकिन टैक्टिकली ये फेल हो रहा था। टैक्टिकल फेलियर्स के इसके कुछ रीजन्स हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला टेक्निकल फेलियर का रीज़न ये है
कि इसमें इतनी सारी पार्टियां जुड़ी थी जिनको आपस में एक दूसरे से कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, एक दूसरे पर कोई भरोसा नहीं है, और इनको जो बॉन्डिंग फोर्स जो था वो कांग्रेस थी, जो ज़्यादातर स्टेट्स में है और एक राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ये सारी की सारी पार्टीज़ कांग्रेस को ही पीछे करके, कांग्रेस से ही टूट के और कांग्रेस एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स करके ही आज तक चल रही हैं। तो इनके अंदर का जो अपनी जो लड़ाई थी और इनका एक दूसरे के प्रति जो अपना भरोसा कम था, उसने कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया। साथ साथ कांग्रेस जितनी वीक है, आप समझ लीजिए जिन स्टेट्स में, आप एक तरफ उत्तर से शुरू होइए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स में जहाँ पर कांग्रेस डायरेक्ट बीजेपी के साथ एक फाइट में है, उन स्टेट्स में कांग्रेस का इतना वीक परफॉर्मेंस है जो इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत कमज़ोर कड़ी थी। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस का एरोगेंस ऐसा है कि कांग्रेस चाहती है हमें एक सबसे बिग ब्रदर के रूप में एक्सेप्ट किया जाए और हर स्टेट में हम बड़े ब्रदर बने, हर स्टेट में हमें ज़्यादा सीटें दी जाएं और सारी की सारी रीजनल फोर्सेस हमारे पीछे खड़ी हों। ये कांग्रेस का एरोगेंस था। और जैसा मैंने आपको कहा, आदरणीय राहुल गांधी एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकल गए। इसी का परिणाम था कि ये इंडिया अलायंस ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसके अलावा आपने एक गठबंधन तैयार किया है, एक अलायंस बनाया है, तो उसका कोई फेस तो होना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी सिर्फ इंडिया अलायंस में आए हुए पार्टियों के साथ उन्होंने बात नहीं की, वो उड़ीसा भी गए थे और उड़ीसा में भी उन्होंने आदरणीय नवीन पटनायक जी को भी लाना चाहा। हालांकि आदरणीय नवीन पटनायक जी की पूरी पॉलिटिक्स ही अलग है, वो स्टेट में रहना चाहते हैं और स्टेट में अपने एक स्ट्रॉन्ग पावर है, तो वो इन चक्करों में नहीं फंसे। तेलंगाना में भारतीय राष्ट्र समिति, चूंकि उनकी लड़ाई स्टेट पॉलिटिक्स में खुद ही कांग्रेस के साथ थी, इसलिए उन लोगों ने भी इस अलायंस में आने से मना कर दिया। नीतीश कुमार जी ने सारे देश में घूम घूम कर सारे विपक्षी पार्टियों को एक किया। सबसे पहले मीटिंग उनकी पटना में की, लेकिन उनको भी कन्वेयर नहीं बनाया गया, एक फेस नहीं दिया गया। और उनके ऑपोजिट आप देख लीजिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जैसा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्ग फेस है, तो जो फेस नहीं था, जो कन्वेनर नहीं था, जो एक चेहरा लेके इंडिया अलायंस नहीं आ पाया, ये भी उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। उनके पास जो लीडर बनता भी, अगर वो सर्वमान्य नहीं होता, लीडर के ऊपर एक तो सर्वसम्मति नहीं थी, सब लोग तैयार नहीं थे कि किसी एक को लीडर बनाया जाए। वो लोग आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम ले रहा था, कोई नीतीश कुमार जी का नाम ले रहा था, कोई समाजवादी पार्टी अपनी डपली अपनी राग वो अखिलेश जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना रही थी। तो इससे इसके जो फैक्शंस थे इंडिया अलायंस के, उन सब लोगों को एक तो एक दूसरे पे भरोसा ऑलरेडी नहीं था, और इस सारे कन्फ्यूजन ने उन लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर कोई प्रधानमंत्री बन भी जाता है तो भी वो बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री होगा। फिर इनके पास कोई नैरेटिव भी नहीं था, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग विजन भी नहीं था इनके पास। वही कहानियाँ कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचा रहे हैं, ईडी सीबीआई, भ्रष्टाचार, और इन लोगों के पास कोई विजन भी नहीं था, कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक ये लोग नहीं बना पाए थे। तो जब कोई विजन ना हो, कोई नैरेटिव ना हो, कोई लीडर ना हो, तो इन्होंने जो शुरू में अपना एक इंडिया अलायंस बनाने के लिए जिस तरह से ये सब लोग एक साथ आए थे और जिस तरह से इन लोगों ने उस क्षेत्र पर अटैक किया, बीजेपी के उस कमज़ोर एरिया पर प्रहार करना चाहा जहाँ पर वो लोगों ने, सिंपल सा सोच थी उनकी कि 100-125 सीटों पे अगर बीजेपी को डंट कर दें हम, तो हम लोग सरकार बना सकते हैं। वहाँ पर भी ये लोग कमज़ोर साबित हुए। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी इनकी ताकत थी, वो इनकी स्ट्रैटेजी थी, और उसमें इंडिया नाम जो INDIA अपना इन्होंने गठबंधन का नाम रखा, उसने इसमें एक तड़का ही लगाया, एक पॉजिटिविटी उसके साथ जोड़ा। लेकिन लीडर की कमी, नैरेटिव की कमी, विज़न की कमी और एक दूसरे के ऊपर भरोसे की जो कमी थी, और इन लोगों की जो बॉन्डिंग फोर्स थी कांग्रेस, उस कांग्रेस की खुद की कमजोरी और उनके खुद के पास ना कोई विजन होना और ना कोई नैरेटिव होना, इस इंडिया अलायंस को ले डूबा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे फिर हम लोग किसी नए बिंदु के साथ फिर से बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।